cineinc.com। सिनेइंक पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच। नमस्कार, मेरा नाम है अचला शर्मा। सुनिए सिनेइंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी। इस सीरीज में हम ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां पेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज मिलिए दिव्या माथुर से। दिव्या माथुर का नाम ब्रिटेन में रहने वाले प्रमुख हिंदी लेखकों में से एक है। दिव्या का संबंध दिल्ली से है और वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। लंदन आने के बाद वे एक लंबे समय तक भारतीय उच्चायोग के सांस्कृतिक खंड नेहरू सेंटर में कार्यरत रहीं। लंदन में दिव्या माथुर ने वातायन नामक मंच की स्थापना की, जो नियमित रूप से साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो, बहु पुरस्कृत लेखिका दिव्या माथुर का नाम 21वीं सदी की प्रेरणादायी महिलाएं और एशियंस हुज हू की सूची में शामिल है। दिव्या माथुर कवयित्री हैं, कहानीकार हैं और उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। कहानी लेखिका के रूप में उन्होंने कथानक और शिल्प में नए नए प्रयोग किए हैं। उनके 7 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन उनकी बात बाद में। पहले पेश है दिव्या माथुर की कहानी संदेह। अफसोस यह है कि यह कहानी आप उनकी आवाज में नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मुंह के कैंसर के ऑपरेशन की वजह से उन्हें लंबे समय तक बोलने में कठिनाई होती है। उनकी कहानी संदेह आप सुनेंगे मशहूर ब्रॉडकास्टर ममता गुप्ता की आवाज में, जो ऑल इंडिया रेडियो और BBC हिंदी सेवा में सक्रिय रही हैं। पेश है संदेह। ब्रायन पीटर्स पूर्णतः आश्वस्त था। चौपड़ का हर मोहरा उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। संबंधी, मित्र, पड़ोसी और सहकर्मी उसकी तारीफ करते नहीं अगाते थे कि वो कैसे अपनी डिप्रेस्ड वाइफ अनीता और बच्ची को हिम्मत और धैर्य से संभाले था। मनोरोग चिकित्सक जो ठहरा, उसके निदान और इलाज को कोई कैसे गलत ठहराता। डिप्रेस्ड वाइफ अथवा अनीता के संदर्भ में ये कथ्य विशेषतः सही है कि करता ही भुगतता है। वो एक नौकरानी बनकर रह गई थी, जिसके हर काम में ब्रायन मीन मेख निकालता। घर उसके लिए पिंजरा था, जिसमें स्नेह, सहानुभूति और स्वच्छ वातावरण का नितांत अभाव था। वो मन ही मन कुढ़ती और खामोशी से छत ताका करती थी, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। मम्मी पापा अथवा भाई भाभी से ब्रायन की शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था, सिवा उन्हें परेशान करने के। वे कर भी क्या सकते थे। अनीता पहले कभी कभी अपनी माँ और भाभी से व्हाट्सएप पर बात कर लिया करती थी, किंतु ब्रायन ने इस उपकरण को भी उसके फोन से यह कहकर हटा दिया, मैं हैरान हूँ, तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत ऐसी वाहियात बातों में अपना बेशकीमती समय गंवा सकती है। अनीता को भी ब्रायन की बात तब सही ही लगी थी। अनीता से विवाह के पूर्व ब्रायन के अन्य कई युवतियों से संबंध रहे। वो कितनी भी धूर्तता और चालाकी से काम ले, कोई भी लड़की उसकी धौंस सहने को तैयार नहीं होती थी। तिस पर कभी कभार उसका हाथ भी उठ जाता था। ब्रायन की माँ हेजल और अनीता की माँ मैरी जुम्बा क्लब की सदस्य थीं, जहां व्यायाम से अधिक गप्पें चलती थीं। अनीता की तरह ही मैरी भी सीधी सादी और मितभाषणी थी, जिन्हें हेजल ने अपने संरक्षण में ले रखा था। सलाह देने के बहाने हेजल जब देखो तब मैरी के घर पर चाय पीने बैठ जाती थी और लंच के बाद ही घर जाती। अपने आत्मलीन बेटे के लिए उन्हें अनीता पसंद आ गई थी। शक्लो सूरत से अधिक उन्हें अनीता की नम्रता ने आकर्षित किया था। ब्रायन को एक ऐसी ही पत्नी की आवश्यकता थी जो बिना चूचपड़ उनके बेटे के इशारों पर नाच सके। जल्दी ही अनीता और ब्रायन को मिलवाया गया। पहली ही नजर में अनीता को ब्रायन पसंद आ गया था। वो अपने को भाग्यशाली समझ रही थी कि उसे इतना पढ़ा लिखा वर मिल रहा था, जबकि वो स्वयं कॉलेज के दूसरे वर्ष में ही थी। हाल ही में ब्रायन की पूर्व प्रेमिका ने उससे संबंध तोड़ लिए थे, इसलिए हेजल को उसे राजी करने में समय नहीं लगा। इसके पहले कि ब्रायन की सच्चाइयां सामने आती,
चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। विवाह के शुरू में अनीता को यही लगा था कि ब्रायन उसके प्रति ओवर प्रोटेक्टिव था, जिसके लिए वो उसकी आभारी थी। आत्मविश्लेषण की अभ्यस्त अनीता छोटी मोटी दुर्घटनाओं के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराती रही, किंतु धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ब्रायन कंट्रोल फ्रीक था, जो उसे फटकारने के लिए कभी गैस खुली छोड़ देता तो कभी लाइट्स, और फिर कहता कि अनीता का दिमाग ठिकाने नहीं रहता। मजे की बात यह थी कि उसकी फटकार प्यार और दुलार से भरी होती, विशेषतः जब कोई उनके आसपास होता। साल भी नहीं बीता था कि आन्या का जन्म हुआ, जिसका जिम्मेदार भी अनीता को ही ठहराया गया कि उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी। रेजिडेंसी के दौरान ब्रायन बहुत व्यस्त रहा और अनीता के 5 वर्ष लगभग सुकून से गुजर गए। वो देर रात को पिए हुए घर लौटता और सो जाता। कभी कभी बुरे मूड में होता तो अनीता अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लेती और तब तक स्पेयर शयन कक्ष से नहीं निकलती जब तक वो सो नहीं जाता। रेजिडेंसी के पूरे होते ही ब्रायन को ब्राइटन थेरेपी सेंटर में एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो उसने ब्राइटन के एक समृद्ध इलाके में घर बसाया, जहां उसे किसी की दखलंदाजी का भय न था। अनीता यूं भी शर्मीली थी। जब कोई पड़ोसी उससे बात करने का प्रयत्न करता, ब्रायन आगे बढ़कर बातचीत की बागडोर संभाल लेता। उसके दोस्त और पड़ोसी यही सोचते कि वो अपनी भुलक्कड़ पत्नी की गलतियों को भी कैसे नजरअंदाज कर देता है। आसपास रहने वाली कुछ महिलाएं तो ब्रायन की इसी अदा पर फिदा थीं। उसके काम के घंटे तय न थे। जब देखो तब वो घर में ही मंडराता रहता। अनीता के काम में मीन मेघ निकालता और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता, किंतु आन्या पर वो तन मन धन से निछावर था। महंगे महंगे खिलौनों, कपड़ों और तरह तरह के गैजेट से उसका कमरा भरा पड़ा था। पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार में डूबी आन्या माँ से दूर होती चली गई। बेटी की तरफदारी ले लेकर ब्रायन ने उसे अधम और जिद्दी बना डाला था। वो माँ की एक नहीं सुनती थी। स्वास्थ्य निगम के डॉक्टरों के पास भला कहाँ समय था कि वे अनीता की फरियाद पर गौर करते। वे तो उसके मनोचिकित्सक पति से तत्काल सहमत हो गए थे कि प्रसव के पश्चात बहुत सी औरतें डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। किसी का नाम यदि एक बार इस रजिस्टर में दर्ज हो जाए तो उसे भगवान भी नहीं मिटा सकते। अनीता को जब तक अपनी बेजारी और ब्रायन की मक्कारी का एहसास हुआ, वो एक ऐसा ड्रामा तैयार कर चुका था जिसका मंच निर्देशक और नाटककार वो स्वयं था। डिप्रेस्ड औरत का किरदार निभाते अनीता जब तब विद्रोह कर उठती, किंतु ब्रायन के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ। 24 घंटे घर और आन्या को अकेले संभालते मैं थक जाती हूँ। सदा खामोश रहने वाली अनीता अब शिकायत करने लगी थी, जो ब्रायन की बर्दाश्त के बाहर की बात थी। दिस इज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। अनीता अपनी व्यथा जिस भी रूप में प्रकट करती, ब्रायन उसे डिप्रेशन का एक लक्षण घोषित कर देता। वो उसे एंटी डिप्रेसेंट्स देने लगा, जो वो बड़े प्यार से उसे स्वयं खिलाता। बट आई एम नॉट डिप्रेस्ड। व्यथित अनीता ने जब जब इस निदान का विरोध किया, उसकी अवसादक औषधि की मात्रा तब तक बढ़ा दी गई। इस कहानी में तरह तरह के रंग भरकर ब्रायन ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भी सहानुभूति हासिल कर ली थी। अनीता को लगने लगा कि उसका इस गहरे गर्त से निकलना असंभव था। अवसाद के लिए दी गई दवाइयां अनीता की व्यग्रता को नियंत्रण में रखती थीं, किंतु जल्दी ही वो जान गई कि वे उसके तन मन को हानि पहुंचा रही थीं। इस भय से कि उनके असर में कहीं वो अपनी बच्ची को नुकसान न पहुंचा दे, उसने गोलियों को नाली में बहा देना उचित समझा। ये आसान नहीं था। ब्रायन की लाई गोलियों को फेंक कर उसने शीशी में सस्ती सी मल्टीविटामिन्स की गोलियां भरनी शुरू कर दी थी। जब भी ब्रायन उससे दवाई लेने को कहता, वो उसे सटक लेती। वो अब सचेत रहने लगी। आन्या को स्कूल से लाने के पहले उसके पास काफी समय होता था, जिसमें वो अखबार पढ़ा करती या टीवी देखती। एक दिन स्कूल के ही नोटिस बोर्ड पर उसने कम्युनिटी सेंटर में होने वाले फ्री इंटरनेट कोर्स के बारे में पढ़ा, तो उसने हिम्मत करके फॉर्म भर दिया। ब्रायन को बताना बेकार था। उसे तो बस एक पत्नी नुमा नौकरानी चाहिए थी, जो बिना किसी अपेक्षा के उसका घर साफ रखे, समय पर भोजन पका दे, बच्चों को पाले और सबसे बड़ी बात, उससे जबान न लड़ाए। ब्रायन जान गया कि अनीता को बाहर की हवा लग गई थी। वो ब्रायन से जवाब तलबी जो करने लगी थी। उसके पर कतरने के इरादे से ब्रायन ने तय किया कि घर में आन्या को एक भाई अथवा बहन की जरूरत थी।
हेजल भी उन्हें सलाह देती रहती थी कि समय रहते उन्हें कम से कम एक बच्चा और कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में कई बीमारियां खुद ही दूर हो जाती हैं। अनीता, तुम्हारा डिप्रेशन खुद ब खुद दूर हो जाएगा। फोन पर सास की ऐसी बातें सुनकर अनीता के तन बदन में आग लग जाती। ब्रायन ने भी जीवन में माँ की चाहे एक न सुनी हो, माँ की इस आज्ञा को उसने शिरोधार्य किया। अनीता को एंटी डिप्रेशन से छुट्टी मिली। जोशुआ को लेकर जब अनीता घर लौटी तो इकलौती और लाडली आन्या को एकाएक आभास हुआ कि मम्मी की तवज्जो बढ़ गई है। वो नवजात शिशु के प्रति इतनी आक्रामक हो उठी कि उसका दूध पीना भी दूभर कर देती। ब्रायन आन्या को बाहर घुमाने ले जाता ताकि अनीता जोशुआ को नहला धुलाकर उसके कपड़े बदल सके। पिता के सामने वो भाई के बड़े लाड़ करती, किंतु जैसे ही वो रुख पलटता वो जोशुआ की आंख या नाक में उंगली घुसा देती। आन्या, भैया को क्यों परेशान कर रही हो? अनीता कहती। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। आन्या भोली सूरत लिए पिता से मुखातिब होकर कहती। आन्या तो उससे खेल रही थी। अनीता, जोशुआ के पेट या कान में दर्द हो रहा होगा, तुम आन्या को बेकार में ही ब्लेम कर रही हो। ब्रायन जब आन्या की तरफदारी करता वो हाथ बांधे माँ की असमर्थता का आनंद लेती। अनीता को लगता कि जैसे उसके दो पति थे, सुबह शाम एक को भुगतती और दिन भर दूसरे को। इसी जद्दोजहद में अनीता कभी घर साफ नहीं कर पाती तो कभी कपड़े नहीं धो पाती, किंतु ब्रायन को हर चीज जगह पर चाहिए थी, बिल्कुल उसी करीने से सजी जैसा कि वो चाहता था। तनाव बढ़ता चला गया। आन्या को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के अलावा अनीता का जोशुआ को पार्क में ले जाकर घुमाना तक बंद हो चुका था। आस पड़ोस में सबके यहाँ क्लीनर्स आती हैं, हम क्यों नहीं रख सकते एक क्लीनर? रोज न सही हफ्ते में 2-3 बार। चिड़चिड़ी अनीता की मांगे बढ़ने लगी। आन्या के माध्यम से अनीता को सजा देने के अलावा ब्रायन बाल की खाल निकालकर उसे अयोग्य सिद्ध करने का भी प्रयास करता रहता, किंतु अनीता अब हार मानने को कतई तैयार नहीं थी। अनीता, अपनी खुशी के लिए तुम अपने घर परिवार को दांव पर नहीं लगा सकती। ब्रायन ने उसे धमकी दी, और ये ड्रामा केवल इसलिए कि एक शाम अनीता बच्चों को 2 घंटे के लिए चाइल्ड माइंडर के पास छोड़कर अपनी स्पेनिश पड़ोसन शिवॉन के साथ लंच पर चली गई थी। आन्या को भी मम्मी को कष्ट पहुंचाने में आनंद आने लगा था, विशेषतः इसलिए कि वो जानती थी कि चाहे कुछ भी हो पापा उसी की तरफदारी करेंगे। सुबह सुबह वो धुले और इस्त्री किए हुए कपड़ों पर जानबूझकर दूध या पानी गिरा लेती ताकि जोशुआ को छोड़ अनीता को उसकी ड्रेस धोनी और इस्त्री करनी पड़े। इस बीच वो जोशुआ को नोचती और काट खाती ताकि वो रोने लगे। अनीता के डांटने पर आन्या चीख चिल्लाकर मोहल्ला सिर पर उठा लेती। अनीता, हाउ आर यू कोपिंग दीज डेज? एक सुबह शिवॉन ने पूछा, जो इस इलाके के नियमों से शायद अनभिज्ञ होने के कारण मोहल्ले भर में घूमा करती थी। हालांकि मोहल्ले वाले बिजी बॉडी शिवॉन की बकबक बड़े मजे से सुनते थे। What do you mean by coping? अनीता ने वितर्क किया। Brian said that you can't cope with the kids. I'm fine, actually, शिवॉन। अनीता हैरान थी कि ब्रायन को नई पड़ोसन शिवॉन से निजी बातें करने का मौका कब मिल गया। एक ही तो सहेली बनी थी अनीता की, क्या ब्रायन से ये भी सहन नहीं हुआ? क्या आपने शिवॉन से कहा था कि मैं कोप नहीं कर पा रही? उसी शाम को अनीता ने गुस्से से ब्रायन से सफाई मांगी। मैं तो तुम्हारे लिए ही कुछ सिंपैथी गेन करने की कोशिश में था। शिवॉन कह रही थी कि आन्या दिन भर चीखती चिल्लाती है, सोशल सर्विसेज को फोन कर देगी तो मुश्किल हो जाएगी। सभी के बच्चे रोते चिल्लाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आन्या कितना परेशान करती है। और अनीता, ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि तुम कोप नहीं कर सकती। 2 बच्चों की माँ के लिए यह बहुत आम बात है। और कोप कैसे किया जा सकता है ब्रायन? 2 छोटे बच्चों और इतने बड़े घर को अकेले संभालना क्या आसान है? एक सफाई वाली तक नहीं है घर में। यू नो वेरी वेल मैं तुम्हें बिजी क्यों रखना चाहता हूँ। ये बात मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अनीता, ब्रायन ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मुझे नहाने धोने की भी फुर्सत न मिले। पूरा 1 साल हो गया है मुझे एक फिल्म भी देखे। अनीता बिफर उठी। शुश अनीता, नेबर सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? लो ये गोली खा लो, इट विल हेल्प यू काम डाउन। उसकी ओर गोली और पानी बढ़ाते हुए ब्रायन ने कहा तो अनीता को इतना गुस्सा आया कि उसे लगा कि कहीं वो गिलास पति के मुंह पर ही न मार दे। उसके गोली लेने से इनकार करने पर ब्रायन उसे भारी भरकम मेडिकल टर्म्स के माध्यम से डिप्रेशन के विषय में समझाने लगा, जैसे अनीता बेवकूफ थी।
डिप्रेशन के बारे में अनीता ने पूरा गूगल खगोल डाला था और स्थानीय लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें चाट डाली थीं। इस विषय पर वो एक पूरा शोध लिख सकती थी, किंतु ब्रायन उससे 100 गुना अधिक चतुर था। उसने अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से पूरी दुनिया को बहला रखा था। अनीता को खुद पूरे 3 साल लगे थे उसकी मक्कारी समझने में। अब वो दिन रात बस यही सोचा करती थी, किसी तरह सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसा क्या कोई रास्ता नहीं कि वो बच्चों को लेकर ब्रायन से अलग हो सके? अनीता ने अपनी सास से एक बार उसके क्रोध के बारे में जिक्र किया तो वो बोली, ब्रायन के डैड से तुम्हारा पाला पड़ता ना तो तुम 2 दिन में रो देती। मैं ही जानती हूँ कि मैंने उनके साथ कैसे गुजारा किया। कहते कहते वो अतीत में डूब गई। लगता है ये खानदानी रोग है, अनीता के मुंह से निकल गया, जो उन्हें नागवार गुजरा। सभी मर्द ऐसे होते हैं अनीता, और बच्चों की खातिर थोड़ा बहुत कौन नहीं सहता। तुम उसके एक छोटे से ऐप को देखती हो, इतनी सारी अच्छी बातों को भूल जाती हो। और वो अंतहीन उपदेशों का पिटारा खोलकर बैठ गई। आन्या को कितना प्यार करता है ब्रायन, जबकि उसे अपने डैड से कभी प्यार नहीं मिला। क्यों उसके डैड उसे प्यार नहीं करते थे? अनीता के इस प्रश्न को वो बड़ी सफाई से टाल गई। काउंसिल का नजारा तो वो देख ही चुकी थी। अपनी एक विकलांग सह अध्यापिका के आवास का आवेदन लिए अनीता और लिज को एक बार काउंसिल के दफ्तर में जाना पड़ा था। द्वार पर ही धूम्रपान, मद्यपान और ड्रग्स जैसी बदबुओं ने उनका स्वागत किया था। अंदर जाकर ऐसा लगा कि जैसे वो जहन्नुम में पहुंच गई थी। एक ऐसी भद्दी और विकराल दुनिया जिसमें असभ्य, अपरिष्कृत, कुरूप और पीले दांतों वाले बीमार और झुर्रीदार लोग लंबी कतारों में खड़े थे। एक भारी भरकम अंग्रेज भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचना चाहता था। इन फकिंग कालों की वजह से हमें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। गो बैक टू योर ब्लैक कंट्रीज। दूसरे अंग्रेज, जो शायद उसका दोस्त था, ने चिल्लाकर कहा। यू गो बैक इन द क्यू। एक अफ्रीकी युवती ने विरोध किया। ब्लडी पाकीज। उस पियक्कड़ अंग्रेज ने अपनी जैकेट की जेब से चाकू निकाल लिया। हु आर यू कॉलिंग पाकीज, यू मंकी? गुस्से में पियक्कड़ चाकू लिए उस युवती पर लपका। एक अन्य अफ्रीकी युवक ने उस अंग्रेज को धर दबोचा। गुत्थम गुत्थी में चाकू अंग्रेज के कंधे में घुस गया और खून के फव्वारे छूटने लगे। भगदड़ मच गई। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था, क्योंकि जल्दी ही पुलिस का सायरन सुनाई दिया। यू ऑल राइट अनीता? डोंट बॉदर अबाउट देम, दे आर ऑल ड्रंक एंड ड्रगीज। कहती हुई लिज बौखलाई हुई अनीता को धकेलती हुई काउंसिल के दफ्तर से बाहर खींच लाई। यदि अनीता काउंसिल की मदद लेती है तो उसका पाला इन्हीं लोगों से पड़ेगा। जोशुआ के लालन पालन के दौरान अनीता की जी तोड़ कोशिश के बावजूद आन्या माँ से दूर होती चली गई। वो अपना हर काम पिता के माध्यम से करवाती थी। स्कूल से वापस आने के बाद जब तक ब्रायन घर नहीं आ जाता, आन्या अपने कमरे में ही बंद रहती। खाने के बाद बाप बेटी देर रात तक टीवी देखते या कंप्यूटर पर गेम्स खेलते। सुबह उसे जबरदस्ती उठाकर स्कूल भेजने की जिम्मेदारी अनीता की थी, जिसकी तैयारी उसे युद्ध स्तर पर हर रोज करनी पड़ती। स्कूल छोड़ने के लिए निकलती तो आन्या माँ से 10 कदम आगे या 20 कदम पीछे चलती। आन्या जल्दी चलो, स्कूल को आज फिर देर हो जाएगी। प्रेम को खींचते हुए अनीता बार बार रुककर आन्या को आवाज देती। माँ की बात एक कान से सुनकर आन्या दूसरे कान से निकाल देती। सुबह थोड़ा जल्दी निकल लिया करो। आन्या के देर से स्कूल आने पर रुका आ जाता तो ब्रायन झंझला पड़ता। बच्चों को सुबह 7 बजे तैयार करना आसान न था, जबकि आन्या के मुंह में ब्रश भी अनीता को ही हिलाना पड़ता। नाश्ते में क्या लोगी आन्या, कॉर्नफ्लेक्स दे दूं? अनीता बेटी से पूछती, किंतु वो मुंह फुलाए चुप बैठी रहती। कई बार पूछने पर वो अंडा टोस्ट मांगती तो कभी पैनकेक परोसती तो वो प्लेट दूर सरकार कर चुपचाप बैठी रहती, क्योंकि इस सुबह उसे जैम चाहिए था, शहद नहीं। सुबह सुबह अनीता के पास समय ही कहाँ होता है कि वो आन्या के नखरे उठाए। आश्चर्य की बात यह थी कि अनीता की अस्वस्थता के दौरान आन्या ब्रायन की एक आवाज पर उठकर नहा लेती और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्वयं तैयार होकर कॉर्नफ्लेक्स खाने बैठ जाती। लुक एट माई लिटिल प्रिंसेस, यू लुक गॉर्जियस। पापा की तरह हर काम टाइम पर। देखो अनीता, अब नाश्ता भी अपने आप कर रही है। मम्मी तुम्हें बेकार ही नॉटी कहती हैं, है ना लिटिल प्रिंसेस? ब्रायन के ऐसे ही तानों बानों से अनीता अक्सर आहत होती रहती। कुछ दिनों से अनीता के मन को जैसे एक और घुन लग गया था। उसका शक पनीले एक्जिमा की तरह फैल रहा था, जिसका कोई इलाज न था। व्यग्रता अपनी चरम सीमा पर थी। जितना खुजाती खुजली उतनी ही बढ़ जाती। किससे कहे,
कहने से होगा भी क्या? अपने तथाकथित प्रतिष्ठित पति से तलाक मांगेगी तो उसे अपने बच्चों से हाथ धोने होंगे। उस रात जोशुआ को सुलाकर और सारे काम निपटाकर अनीता यूं ही ऊपर चली आई थी। कमरे में झांका तो पाया कि बिस्तर में ब्रायन और आन्या सिर तक रजाई ओढ़े कोई खेल खेल रहे थे। माय लिटिल प्रिंसेस। रजाई के अंदर एक अजीब सी हलचल देखी तो अनीता जड़वत खड़ी की खड़ी रह गई। क्या करे? जब जब ब्रायन आन्या के लिए लिटिल प्रिंसेस का संबोधन इस्तेमाल करता था, अनीता कसमसाकर सोचा करती कि कहीं ये उसकी अपनी ही बेटी से जलन तो नहीं। कांपती हुई टांगों को संभाले नीचे आकर सोते हुए जोशुआ को सीने से चिपटाकर बैठ गई, जैसे अपने टूटे फूटे बदन को किसी तरह संयत करने के प्रयत्न में हो। वो टीवी पर चाइल्ड अब्यूज के बारे में सुनती आई थी। क्या ये वही तो नहीं? ब्रायन को शायद पता लग गया था कि अनीता कमरे में आई थी। कुछ ही देर में वो आन्या को लिए नीचे आया। वी स्कैर्ड मम्मी, डिडंट वी? हमारी लिटिल प्रिंसेस को आज नींद नहीं आ रही, हंसते हुए ब्रायन ने कहा। ब्रायन को स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता थी? अनीता ने सोचा कि कहीं उसे वहम तो नहीं हो गया था। काश कि वो हिम्मत करके रजाई उठाकर देख लेती कि वे खेल रहे थे या चाइल्ड अब्यूज के विषय में टीवी पर इतने समाचार आते हैं, किंतु उनमें यह नहीं बताया जाता कि चाइल्ड अब्यूज असल में है क्या? क्या वही जो रजाई में हो रहा था, जिसे देखकर उसका हृदय कांप उठा था? क्या वो बात का बतंगड़ इसलिए तो नहीं बना रही कि ब्रायन के खिलाफ उसे कोई सबूत चाहिए ताकि वो पति से छुटकारा पा सके? वो बेवकूफ नहीं थी। उसने तथ्यों का निष्पक्ष होकर मुआयना किया। आज पहली दफा सोने का समय बीत जाने के बाद आन्या और ब्रायन नीचे आए थे। ब्रायन ने पहली बार लिटिल प्रिंसेस संबोधन के पहले हमारी जोड़ा था, और क्या वजह थी कि उसे वी स्कैर्ड हर, डिडंट वी जैसा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता महसूस हुई। आर यू ऑल राइट आन्या? अनीता ने आन्या का बड़ी बारीकी से मुआयना करते हुए पूछा। वाई शुडंट शी बी? ब्रायन ने अनीता के प्रश्न को काटते हुए गुस्से में पूछा। मैं तो आन्या से सिर्फ ये पूछ रही, कभी कभी बच्चे एक्साइटमेंट में नहीं सो पाते। नॉट अ बिग डील। अनीता क्या कहती? वो क्या कह सकती थी? उसने एक बार फिर आन्या को ध्यान से देखा। उसकी आंखें नींद से भारी थीं। यू नो यू आर पैरानॉइड। ब्रायन ने अनीता की आंखों में घिरता हुआ संदेह देख लिया था। प्रिंसेस, इनफ गेम्स फॉर वन इवनिंग। मम्मी इज वेरी एंग्री विद अस। गो टू बेड नाउ। तालियां बजाते हुए ब्रायन ने आन्या को एक हल्का सा धक्का देते हुए सीढ़ियों की ओर धकेल दिया और खुद टीवी खोलकर बैठ गया। अपने मम्मी पापा को अजीब नजरों से देखती हुई आन्या बिना किसी जिद के अपने कमरे में चली गई। अनीता की नींद हराम हो गई। यदि उसका संदेह सही था तो उसे आन्या को ब्रायन से दूर ले जाना होगा, पर कैसे? एक डिप्रेस्ड और पैरानॉइड औरत की बात पर कौन विश्वास करेगा? ब्रायन एक नामी मनोचिकित्सक था जिसे लोगों के दिमागों से खेलना आता था। आन्या तो उसकी छोटी उंगली के इशारे पर नाचती थी। वो अनीता को कुछ नहीं बताएगी। उस घटना के बाद अनीता को लगा कि जैसे ब्रायन ने उसे सताना कम कर दिया हो। आन्या का होमवर्क करवाने के बाद अनीता उसे सुलाने ऊपर ले जाती, क्योंकि कुछ दिनों से ब्रायन दफ्तर के काम में व्यस्त था। आन्या के मन की था लेने का यह अच्छा मौका था, किंतु ऊपर पहुंचते ही वो सो जाती या सो जाने का नाटक करती। आई विल टेक आन्या टू बेड टुनाइट। अपनी फाइल्स बंद करते हुए एक रात अचानक ब्रायन ने उठते हुए कहा, इट्स ऑल राइट, जोशुआ खेल रहा है, मैं ही सुला दूंगी उसे। तुम किचन साफ कर लो, इट्स इन सच अ मेस। कम लिटिल प्रिंसेस, टाइम फॉर बेड। आन्या को कंधों पर झुलाते हुए ब्रायन ऊपर चला गया। सुबह सुबह ब्रायन एक हफ्ते के लिए न्यू जर्सी जा रहा था। शायद इसलिए वो आन्या के साथ कुछ समय गुजारना चाहता हो। अनीता ने सोचा कि एक हफ्ता वो चैन से रहेगी। ब्रायन की गैर हाजिरी में आन्या भी उसे तंग नहीं करेगी। रसोई साफ करते वक्त एकाएक उसको लगा जैसे आन्या ने उसे मम्मी कहकर पुकारा हो। मन हुआ कि भागकर ऊपर जाए, किंतु रुक गई कि कहीं ब्रायन उसे फटकार ही न दे। आन्या की तबीयत कुछ ढीली लग रही है, मैंने उसे कैल्पॉल दे दी है ताकि वो आराम से सो जाए, ब्रायन नीचे आकर बोला। ब्रायन के सो जाने के बाद अनीता दबे कदमों से आन्या के कमरे में पहुंची तो देखा कि वो सो चुकी थी। उसका माथा चूमकर अनीता नीचे लौट गई। सुबह 5 बजे ब्रायन को हीथ्रो के लिए निकलना था। उसकी धरपटक से अनीता की नींद खुल चुकी थी। वो चाय बना रही थी कि ब्रायन किचन में आया। आन्या की तबीयत ढीली लग रही है, कहीं वायरल न हो, आज उसे स्कूल मत भेजना।
देखती हूँ, अगर ठीक नहीं हुई तो तुमसे कहा ना, आज उसे आराम करने देना। 8 बज चुके थे। कई बार आवाज देने के बाद भी जब सुबह आन्या ने जवाब नहीं दिया तो उसे जगाने के लिए अनीता ऊपर पहुंची। वो अपने बिस्तर में नहीं थी। स्नान घर में झांका तो देखा वो अलसाई सी आदमकद शीशे के सामने खुद को निहार रही थी। पापा कह रहे थे कि आन्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब कैसा लग रहा है? आई एम फाइन, नजर चुराते हुए वो बोली। ओह गुड, आज हम साथ में नाश्ता करते हैं। ये जानते हुए कि ब्रायन की गैर हाजिरी में आन्या उसे कुछ ज्यादा ही तंग करेगी, अनीता ने तय किया कि आज वो उसे गुस्से का कोई मौका नहीं देगी ताकि घर में शांति रहे। अलमारी से बेटी की पसंदीदा पीली फ्रॉक निकाल ही रही थी कि उसे लगा जैसे कोई सिसक रहा हो। अगले ही पल अनीता स्नान घर में थी, जहां शीशे के सामने स्टूल पर बैठी आन्या दोनों हाथ से अपनी जांघों को चौड़ा कर अपना मुआयना करते हुए सिसक रही थी। दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर था। गेट आउट! जल्दी से अपना जांघिया ऊपर चढ़ाते हुए आन्या चिल्लाई। अनीता को काटो तो खून नहीं। लगा कि जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। आन्या, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अनीता ने आन्या के कंधों को पकड़कर पूछा। निरंतर बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए अनीता ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। इट हर्ट्स। आन्या इतनी तकलीफ में थी कि हमेशा की तरह माँ की उपेक्षा नहीं कर पाई। उसने खुद को माँ के हवाले कर दिया। अनीता को लगा कि कहीं उसकी छाती ही न फट जाए। ओ आन्या, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए अनीता ने आन्या से कहा। क्या हुआ, कैसे हुआ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नन्ही सी बच्चे के भाग्य में इतनी बड़ी विभीषिका? आई डोंट नो, आन्या ने सपाट आवाज में कहा। इसका अर्थ था कि अपनी त्वचा पर लाल नीले धब्बों के विषय में आन्या जानती थी, किंतु उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। काफी देर तक एक दूसरे से चिपकी हुई माँ बेटी दुख और दर्द के पेंगे लेती रही। पापा ने रात को तुम्हें कैलपॉल इसीलिए दी थी? अनीता ने पूछा। दिस इज अवर लिटिल सीक्रेट बिटवीन पापा एंड मी। आन्या ने माँ से एकाएक छिटकते हुए कुछ और बताने से साफ इनकार कर दिया। आन्या, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तुम जानती हो ना कि ये बहुत गलत बात है। आन्या माँ के चेहरे को ध्यान से पढ़ने की कोशिश में थी। ऐसे सीक्रेट्स बहुत दिनों तक सीक्रेट नहीं रह सकते आन्या। ये गलत है, बहुत गलत है। यू नो दैट, डोंट यू? इस बारे में तुम्हें क्लास में भी समझाया गया था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। फोन पर तुम्हारे पापा से बात करें? अनीता जानती थी कि ब्रायन 12 घंटों से पहले न्यू जर्सी नहीं पहुंचेगा, किंतु आन्या का मुंह खुलवाना आवश्यक था। नो! आन्या चिल्लाई। Why not? I know he will be angry, but he will put me in a cage with lots of rats. कहते हुए आन्या ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर दी। What? There are no rats here? Not here. उनकी सर्जरी में पापा उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना। बहुत चक्की सी अनीता सोच रही थी कि बच्ची की जुबान बंद रखने के लिए ब्रायन क्या उसे ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता रहा था। डोंट वरी आन्या, ट्रस्ट मी, जब तक मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रस्ट मी। आन्या को उसने गोदी में बिठाना चाहा तो वो एक बार फिर दर्द से तड़प उठी। चलो डॉक्टर हिलरी को दिखा देते हैं। अनीता के कहते ही आन्या फिर बिदक गई। स्कूल को लेट हो जाएंगे, अब मैं ठीक हूँ, अपने को संयत करते हुए आन्या बोली। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लगा कि यदि उसने जबरदस्ती की तो कहीं आन्या चटक न जाए। स्थिति बेहद नाजुक थी। आर यू श्योर आन्या? अनीता अच्छी तरह जानती थी कि आन्या को ये चोट कैसे पहुंची थी, पर यह सच्चाई स्वीकार करने, किसी से सलाह लेने अथवा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। शायद ये बुरा सपना हो, आंखें खुलने पर सब ठीक हो जाए। दर्द और घबराहट पर ठिठाई का मुलम्मा चढ़ाए आन्या उस रोज माँ के कदम से कदम मिलाते हुए स्कूल पहुंची। उसे चलने में तकलीफ होती देख अनीता के आंसू उमड़ आए, जिन्हें उसने अपनी जैकेट की बाह से चुपचाप पोंछा और प्रैम के सहारे वो अपने को धकेलती हुई किसी तरह स्कूल पहुंची। अनीता के दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। दिमाग कह रहा था कि उसे सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, किंतु दिल कह रहा था कि कोई कदम उठाने से पहले उसे 100% भरोसा होना चाहिए कि उसका अनुमान सही था।
दिमाग में क्षण भर को ये भी आया कि बिगड़ी हुई आन्या ने कहीं ये चोटें स्वयं ही तो नहीं पहुंचाई। उसे अपने नाखूनों से हथेली या टांगों को घायल करते हुए अनीता ने अपनी आंखों से देखा था, जो आन्या अटेंशन सीकिंग के लिए किया करती थी। किंतु ऐसा गहरा आघात तो आन्या खुद को नहीं पहुंचा सकती, और कल रात का हादसा भी इसी ओर इंगित करता था कि इस वारदात के लिए ब्रायन ही जिम्मेदार था। आर यू ऑल राइट अनीता? बौखलाई हुई अनीता को देखकर हेडमिस्ट्रेस ने पूछा। अनीता असमंजस में थी कि उन्हें कुछ बताए अथवा नहीं, किंतु हो सकता है कि आन्या को कोई संक्रामक रोग हो जो कहीं बच्चों में न फैल जाए। कहीं उसका कोई अध्यापक ही तो पीडोफाइल नहीं। वो बेकार में ही ब्रायन को दोष दे रही थी। उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। प्रेम को घुमाकर वो अपनी कांपती टांगों को किसी तरह साधती हुई सर्जरी पहुंची, किंतु डॉक्टर हिलरी उपलब्ध नहीं थी। बड़ी मुश्किल से रिसेप्शनिस्ट ने एक नए डॉक्टर से मिलने की अनुमति दी। बच्ची की जांच किए बिना मैं कुछ नहीं कह सकता, डॉक्टर थॉम्पसन बोली। अनीता भागी भागी वापस स्कूल पहुंची। हेडमिस्ट्रेस को बताया कि आन्या को उसे उसी वक्त डॉक्टर को दिखाना था। वो इतनी बेजार थी कि लगा कहीं बेहोश ही ना हो जाए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी जोशुआ रोने लगा। उसका फीड का समय कब का निकल चुका था। अनीता ने अपना धीरज खो दिया। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। What is it, my darling? Can I help you in some way? हेडमिस्ट्रेस ने अनीता से सस्नेह पूछा। It's Anya. She is... अनीता का मुंह इतना सूख गया था कि वो बोल नहीं पा रही थी। कहीं उसका दुखता हुआ दिल सीने से बाहर ना आ गिरे। What happened to Anya? हेडमिस्ट्रेस ने अनीता को पानी पिलाया और स्कूल नर्स को फोन पर आदेश दिया कि आन्या को लेकर उनके दफ्तर में झटपट पहुंचे। Why didn't you tell me before? अनीता इसी पशोपेश में थी कि यदि आन्या ने इस वक्त अपना मुंह नहीं खोला तो इस घटना को भी अनीता के दिमाग की खलल समझ लिया जाएगा। अनीता ने निर्णय कर लिया था कि ये उसकी बेटी की जिंदगी का प्रश्न है, उसे बताना ही होगा। ये अच्छा ही है कि ब्रायन विदेश में है, नहीं तो ये बात घर के अंदर ही दबा दी जाती। यू कैन ट्रस्ट मी अनीता। अनीता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए हेडमिस्ट्रेस ने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक पूछा तो उसके धैर्य का बांध टूट गया, वैसे ही जैसे सुबह आन्या ने रो रो कर जल थल एक कर दिया था। ओह माय गॉड, आन्या इज हर्ट इन हर प्राइवेट पार्ट्स। मे बी इट इज नथिंग। उसी वक्त जोशुआ फिर बिलखने लगा। उसके दूध का समय कब का निकल चुका था। अनीता निढाल होकर सोफे पर लुढ़क गई। डोंट वरी अनीता, I will take good care of Anya. You need to feed your son first. अनीता को उठाकर लगभग घसीटती हुई हेडमिस्ट्रेस एक अलग कमरे में ले गई ताकि वो जोशुआ को फीड कर सके। दूध और आंसू एक साथ झरने लगे। इसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। जब तक अनीता हेडमिस्ट्रेस के दफ्तर में लौटी, सोशल सर्विसेज को खबर दी जा चुकी थी। करीब आधे घंटे में स्कूल की डॉक्टर कैरोलाइन भी स्कूल पहुंच गई थी। वो आन्या से ऐसे गप्पे मार रही थी कि जैसे उसकी हम उम्र हो। इसी बीच अनीता को बोर्ड रूम में बुलाया गया, जहां 2 पुलिस अधिकारियों के साथ सोशल वर्कर पेनी स्मिथ भी बैठी हुई थी। महिला अधिकारी ने अनीता का कांपता हुआ हाथ थपथपाते हुए पहले अपना परिचय दिया कि वे उस पुलिस दस्ते के अधिकारी थे जो बाल उत्पीड़न के मामलों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। इधर उधर की सैकड़ों बातें पूछने के बाद वो असल मुद्दे पर आई। अनीता, तुम बहुत बहादुर हो। अक्सर ऐसी बातें दबा दी जाती हैं। अनीता, पहले पहल तुम्हें कब संदेह हुआ कि आन्या के साथ कुकर्म किया जा रहा है? आज सुबह नहीं, पिछले हफ्ते जब मैं अचानक आन्या के शयन कक्ष में पहुंची तो ब्रायन, मेरे पति। प्रश्नों का एक लंबा सिलसिला खत्म होने में ही नहीं आ रहा था, किंतु अनीता ने सब उगल दिया। ये भी कि उसे अपने पति पर ही संदेह था, किसी और पर नहीं। एक लंबा कुस्वप्न था जो समाप्त होने पर नहीं आ रहा था। अनीता बार बार जैसे जागने के प्रयत्न में थी। आरंभिक पूछताछ के बाद वे अनीता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आन्या के शयन कक्ष से बहुत से सबूत इकट्ठे किए। ब्रायन के दफ्तर का अच्छे से मुआयना किया। पासवर्ड के न मिलने पर वे कंप्यूटर उठाकर ले गए। तुम्हारे पति कब लौट रहे हैं? अगले हफ्ते। जवाब देते ही भय और तनाव अनीता पर एक साथ टूट पड़े। ब्रायन के लौटने पर उसका क्या होगा? एक बार उसे हिरासत में ले लिया गया तो वो तुम्हारे घर के 1 मील के अंदर भी नहीं आ पाएगा। महिला अधिकारी ने अनीता को विश्वास दिलाया।
आन्या भी आश्वस्त लग रही थी। सालों में पहली बार वो अनीता से चिपकी बैठी थी। शाम घिर आई थी। वे लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए। तभी साइलेंट मोड पर अनीता का मोबाइल कूं कूं करने लगा। ब्रायन का फोन था। माय हस्बैंड, यू मस्ट टॉक टू हिम। अनीता की हिम्मत जैसे जवाब दे गई। यस वी विल, डोंट वरी, ऑल इन ड्यू कोर्स। अनीता को लगा कि जैसे भय और आक्रोश एक साथ उस पर हावी हो उठे हों। डरने की कोई बात नहीं है। घर को अच्छे से बंद कर लो और सोने की कोशिश करो। हमारा अभी बहुत सा काम बाकी है। और ब्रायन वापस आ गया तो आखिर ये उसका घर है? भयाक्रांत अनीता ने पूछा। पेन्नी ने अनीता को समझाया कि यदि वो जज को विश्वास दिला दे कि ब्रायन से बच्चों को और स्वयं उसे खतरा है तो वो उसके घर आने पर रोक लगा सकते हैं। रियली? तभी ब्रायन का फोन दोबारा आया। स्पीकर्स ऑन करने के बाद अनीता ने हेलो कहा। कब से फोन कर रहा हूं, उठाया क्यों नहीं? मेरे जाते ही तुम आवारा गर्दी करने निकल गई होगी। शायद आन्या ने। अनीता घबरा गई। शायद सुबह आन्या ने पिता को फोन किया हो। अब आन्या ने क्या कर दिया कि तुम्हें मुझे रिंग करना पड़ा? ब्रायन ने गुस्से में पूछा। शी वॉज हर्ट। क्या मतलब? व्हाट डिड यू डू टू हर? क्या हुआ उसे? यू आर ब्लडी यूजलेस। ब्रायन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अनीता की हिम्मत जवाब दे गई। उसने मोबाइल फोन पुलिस अधिकारी को थमा दिया। कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता था। जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त तो उसे बस आन्या के हित के विषय में सोचना है। डोंट वरी सर, डॉक्टर हैज सीन आन्या। ब्रायन ने शायद पुलिस अधिकारी को टोका होगा क्योंकि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। सॉरी सर, वी कांट हेल्प यू विद एनी इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट। व्हेन यू आर बैक इन लंदन, प्लीज रिपोर्ट टू द पुलिस। व्हाट द हेल डू यू मीन? व्हाट हैज माय डिप्रेस्ड वाइफ टोल्ड यू? शी इज ब्लडी मैड। सोशल वर्कर ने फोन काट दिया। अनीता और आन्या दोनों भय से आक्रांत थीं। ब्रायन के लौटने से पहले डॉक्टर और सोशल सर्विसेज वालों को आन्या से सच उगलवा लेना होगा। ब्रायन इस वक्त अधिकारियों के फोन खड़खड़ा रहा होगा। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वह उन्हें पटाने में कहीं कामयाब न हो जाए। खुद को बचाने के लिए कहीं वो अनीता की ही बलि न चढ़ा दे। दिन भर का थका हुआ जोशुआ अपने पालने में चैन से सो रहा था। डॉक्टर ने आन्या को पीने और त्वचा पर लगाने की दवाइयां दे दी थी, जिसकी वजह से वो सुखपूर्वक माँ से चिपकी बैठी थी। पूरे 5 साल बाद न जाने क्या क्या भुगता होगा आन्या ने इन सालों में। अनीता का दिल कांप उठा। अपनी रिहाई के चक्कर में वो इतनी अंधी हो गई थी कि वो अपनी ही बेटी का दर्द नहीं समझ पाई, उसके चेहरे के भाव न पढ़ पाई। जरा भी चौकस रही होती तो उसे कई संकेत मिल जाते जो उपेक्षित रह गए। सप्ताहांत पर आन्या का कमरा साफ करने के उपरांत ब्रायन ही उसे तैराने ले जाता और उसके बाद मैकडॉनल्ड अथवा पिज्जा हट में भोजन करने के बाद आराम से दोनों घर लौटते। अनीता ने जब भी संग चलने के लिए कहा, ब्रायन ने किसी न किसी बहाने से उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। जोशुआ इज टू स्मॉल अथवा बेबीज आर नॉट अलाउड, या फिर जोशुआ ठीक नहीं लग रहा, घर में ही रहो तो अच्छा रहेगा। अंततः अनीता ने कहना ही छोड़ दिया। प्रश्न के दोहराने भर से वो बिफर उठता था। एक बार तो ब्रायन ने गुस्से में जोशुआ को ये कहते हुए उसकी ओर उछाल दिया था, क्या ये तुम्हें ठीक लग रहा है? यदि अनीता उसे लपक न लेती तो वह जमीन पर गिर गया होता। अगले दिन सुबह उन्हें अपनी कार में बैठाकर पेनी पुलिस के विशेष आवास में जा पहुंची, जो थाने जैसा बिल्कुल नहीं था। रिसेप्शन में तरह तरह के गुड्डे और गुड़ियां रखी थी, जिनके साथ आन्या को काफी देर तक अकेला छोड़ दिया गया था। अनीता ने देखा कि पेनी और पुलिस अधिकारी वीडियो पर आन्या की एक एक हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कैरोलाइन अंदर पहुंची और आन्या के साथ खेल खेल में गूढ़ प्रश्न पूछने लगी। अनीता हैरान थी कि आन्या कितने नपे तुले ढंग से जवाब दे रही थी। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी अनीता का बयान लेने आ पहुंची। 3 दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था और उसके लिए बहुत सी खतो किताबत बाकी थी। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है अनीता, ये एक वाटर टाइट केस है। अनीता को तनाव में देखकर सोशल वर्कर ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। आप उसे नहीं जानती, किसी न किसी तरह वो सबको मेरे विरुद्ध भड़का देगा। घबराओ नहीं अनीता, एक बार उसका डीएनए मैच हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। यदि डीएनए मैच नहीं हुआ तो? अनीता ने पूछा। तुम्हें लगता है कि कोई और इन्वॉल्व है? मुझे 100% यकीन है, बट
खुद पर तो भरोसा करो अनीता। वो जेल चले जाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? चिंता मत करो, सोशल सर्विसेज वाले तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की देखभाल करेंगे। मैं अपने बच्चों को सोशल वेलफेयर पर नहीं पाल सकती। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या मुझे कोई जॉब मिल सकती है? अनीता, तुम यहाँ तक आ पहुंची हो, अब मंजिल दूर नहीं। हिम्मत बनाए रखो। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। एक युद्ध तो वो शायद जीत गई थी, किंतु एक युद्ध उसे और लड़ना था, खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ये हुई ना बात अनीता? कहने को तो कह दिया था अनीता ने, किंतु वो जानती थी कि उनका जीवन अब शायद ही कभी सामान्य हो पाए। एक पीडोफाइल की बीवी और बेटी होने के नाते माँ बेटी को सहानुभूति के अलावा इस जग में कुछ नहीं मिलने वाला। बिस्तर पर गुमसुम लेटी हुई माँ और बेटी को तरह तरह की चिंताओं ने घेर रखा था। भविष्य कितना अनिश्चित था। ब्रायन के लौटने पर जो युद्ध छिड़ेगा उसे जीतना आसान नहीं होगा। मम्मी, पुलिस वाले क्या पापा को जेल में बंद कर देंगे? एकाएक आन्या ने पूछा। तुम क्या सोचती हो आन्या? हाँ, ही इज अ बैड मैन, हिम्मत जुटाते हुए आन्या बोली। अनीता कहना चाहती थी कि ऐसे कुकर्म के लिए जेल काफी नहीं थी। बिना पापा के हम कैसे मैनेज करेंगे? नन्ही सी जान को एक बड़ी फिक्र सता रही थी। मुझे तुम्हारी हेल्प मिल जाएगी ना आन्या, तो हम दोनों अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अपने अपने विचारों में मग्न, एक दूसरे के गले में बाहें डाले, वे दोनों कुछ देर खामोश लेटी रहीं। मम्मी, जॉर्जी और एलेक्स की तरह मैं भी पेपर राउंड्स कर सकती हूँ, और जब आप काम पर जाएंगी तो मैं जोशुआ को संभाल सकती हूँ। आन्या ने आंखें झुकाए हुए कहा। क्या मम्मी उस पर कभी भरोसा कर पाएंगी? आन्या की आंखें भर आईं। क्यों अपनी माँ को उसने इतना सताया? बेटी की जीवटता को देखा तो अनीता भी दंग रह गई। थैंक यू सो मच आन्या, पर तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बट हाउ कैन यू वर्क विद अ लिटिल बेबी? आन्या के माथे पर परिपक्व बल पड़े थे। दोनों गहरी सोच में डूबी थीं, जैसे कि आज रात सोने से पहले उन्हें इस पहेली का हल हर हालत में खोजना था। आन्या, हम इस घर में एक क्रैश खोल लें तो कैसा रहे? अपने ही सुझाव पर अनीता भाव विभोर हो उठी। बाकी बच्चों के साथ जोशुआ भी संभल जाएगा। मम्मी, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कहते हुए आन्या की आंखें मुंदी चली गईं। वो नहीं जानती कि इस एक प्रॉब्लम के अनेक कटीले कोण थे। आन्या को रजाई उड़ाकर चूमते हुए भी अनीता के मस्तिष्क में दर्जनों शंकाएं युद्धरत थीं। क्या आन्या के घाव कभी भर पाएंगे? क्या उनका जीवन कभी सामान्य हो पाएगा? क्या उन्हें ब्रायन से कभी पूरी तरह छुटकारा मिल पाएगा? जीवन यदि इसी युद्ध का नाम है तो अनीता को लड़ना होगा। क्या हुआ जो हर तरफ तलवारें तनी हैं, उसे एक मजबूत ढाल में ढलना होगा। शयन कक्ष में जाकर अनीता वहीं सोफे पर तनकर बैठ गई। उसकी मुट्ठियां दृढ़ता से कसी हुई थीं। संदेह। अभी आप दिव्या माथुर की ये कहानी जानी मानी रेडियो प्रसारक ममता गुप्ता की आवाज में सुन रहे थे। दिव्या माथुर की यह कहानी जिस संग्रह से ली गई है वो जल्द ही प्रकाशित होने वाला है। अब तक उनके 5 कहानी संग्रह छप चुके हैं, जिनके नाम हैं आक्रोश, पंगा और अन्य कहानियां, मेड इन इंडिया, 2050 और अन्य कहानियां, hindi@swarg.com और जहर मोहरा। इनके अलावा उन्होंने 2 पुस्तकों का संपादन किया है, देसी गर्ल्स और एक सफर साथ साथ। उनका उपन्यास शाम भर बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के BA ऑनर्स पाठ्यक्रम में शामिल है। दिव्या की बहुत सी पुस्तकों पर शोध कार्य हो चुके हैं। सिनेंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी सीरीज के अंतर्गत अगली कड़ी में आपकी मुलाकात एक और कहानीकार से होगी। मुझे अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। cineinc.com ये थी सिनेंक पॉडकास्ट की प्रस्तुति। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तव में गंभीर किस्म के श्रोता हैं। तो बस
हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप शौक से सिने इंक का दामन थाम लीजिए। हम पॉडकास्ट के तकरीबन सभी मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी। और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com, cineinc.com। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और राय भी लिख सकते हैं post@cineinc.com। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए post@cineinc.com। सिने इंक पॉडकास्ट, हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच।